हल्ला बोल में हम सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में जिनकी जान गई है, और अपनी सांत्वना और इस देश की पूरे जो उम्मीदें हैं, हौसला है, उन परिवार वालों की तरफ बढ़ाते हैं जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया है। ये 11 वर्ष कैसे रहे नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, विपक्ष के लिए और देश के लिए, इन सवालों पर बहसें जारी हैं। सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के सैकड़ों मसले हैं, मसलन आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी नई नीति, जनधन, डिजिटल इंडिया, नल से जल, हाईवेज, एयरवेज वगैरह वगैरह, जिनके दम पर भारत 2014 से में 11वीं अर्थव्यवस्था थी और आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। लेकिन विपक्ष, खासकर राहुल गांधी की नजर में सरकार हर फ्रंट पर फेल है। बेरोजगारी, SC, ST, OBC, जाति जनगणना पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने जनगणना में कास्ट एन्यूमरेशन यानी जातियों की गिनती कराने का फैसला करके राहुल गांधी के इस दाव को फ्लॉप करने की कोशिश जरूर शुरू कर दी है। मोदी समर्थकों का यह भी दावा है कि आज सरकार की विदेश नीति इतनी प्रभावी है कि भारत के पासपोर्ट की हैसियत बढ़ गई है। लेकिन राहुल गांधी विदेश नीति को कमजोर बताकर सरेंडर मोदी जैसे वार भी कर रहे हैं। आज हल्ला बोल इसी पर, कैसे रहे मोदी शासन के 11 साल। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर। ये नवयुग है, नव भारत है। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी। पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहाँ से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटरों में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, वो गेम खेला गया, और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था, उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी? ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर, इतने गलतियां करने वाले और लोगों को फंसाने वाले, युवकों को धोखा देने वाले, गरीबों को जो उनको फंसाकर वोट लेने वाले, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखा। ये साल तो बेमिसाल नहीं है। क्या हुआ है आपने देखा है ना, एक साल में क्या हुआ है। 10 साल में नहीं हुआ तो एक साल में क्या करें। 10 साल निकल चुके ना, देश को दिशा मिली, दुर्दशा हो गई। मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना कमजोर, दुर्बल हुआ है कि 70 साल में ये इतनी लाचारी हमने नहीं देखी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से, सत्ता पक्ष की तरफ से आप है। देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां आपकी पार्टी गिनाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से लेकर हर मुद्दे पर, कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी आपको घेर रहे हैं, और इस पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी में, जो कि सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपकी सरकार की, वो दावा कर रहे हैं कि आप वहीं पर फेल हो गए।
सबसे पहले तो अंजना जी, क्योंकि हम लोग एक राष्ट्रीय शोक के माहौल में आज भी है, तो सबसे पहले केवल ये कोई निजी एयरलाइन का बोइंग विमान नहीं गिरा है, केवल 250-300 परिवार प्रभावित नहीं हुए हैं, 150 करोड़ लोगों पर आसमान टूटा है। मैं अपनी पूरी श्रद्धांजलि और संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करता हूं। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, हमारे 11 साल के कामों का हमने हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड दिया है, और मैं कहूँ उसको समाप्त करूँ तो एक नया नॉर्मल सुशासन, सेवा और जन कल्याण में हमने किया है, और इसको अगर समाप्त करना है तो राम और गीता में समाप्त होता है। अब राम और गीता का नाम सुनकर हो सकता है कुछ लोगों के कान फूकें, पर राम और गीता का मतलब है आर से राष्ट्रीय सुरक्षा। 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते थे, आज मुंह तोड़ जवाब स्टेटस देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, अब हम लोग देखते नहीं हैं आतंकवादी हमला होता है, हम जवाब देते हैं। नक्सली हमले भी जो है, और नक्सली प्रभावित जिले भी 150 से घटकर 18 हो चुके हैं। फिर ए से अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्री के समय पर 11वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, फ्रेजाइल 5 में थी, आज फास्टेस्ट 5 में आई। इन्फ्लेशन 10-12% हुआ करता था, वो 5 और 4% पे आ गया। आप बोलोगे इन्फ्लेशन का आंकड़ा क्या बताते हो, कुछ रियल बताइए। तो जो 300 रुपया प्रति GB डेटा आता था, आज वो 10 रुपये का हो चुका है। जन औषधि केंद्र में 70 से 80% के डिस्काउंट पर दवाइयाँ मिलती है। M से महिला सशक्तिकरण, चाहे वो 3 तलाक कानून लाना हो, चाहे वो हमारा UCC के कानून पे आगे बढ़ना हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, परमानेंट कमीशन आर्म फोर्सेस में हो, या पहली बार सेक्स रेशियो 1020 मतलब महिलाओं के प्रति पॉजिटिव हुआ है, या हमारी सारी स्कीम ले लो, उज्ज्वला ले लो, शौचालय की ले लो, घर आवास की ले लो जिसमें ओनरशिप महिलाओं की है, मुद्रा की ले लो जहाँ 70% लोन महिलाओं को मिला है। तो महिलाओं को सशक्त करना, 70% ड्रॉप आउट से 30% ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम महिलाओं का हुआ है। गीता में जी जो है वो गरीब कल्याण, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, केवल नारा नहीं दिया हमने। 25% गरीबी होती थी, आज 5% पर खड़ी है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। 12 करोड़ टॉयलेट, 4 करोड़ आवास, 12 करोड़ सिलेंडर, 12 करोड़ हमने टैप दिए, और इससे हमने गरीबों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाई है। ये सारे आंकड़े कहते हैं, हम केवल नारा नहीं देते हैं। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर डबल रेट पे ग्रो हो रहा है। 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हाईवे 37 किलोमीटर प्रतिदिन के रेट पर बन रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। टी फॉर टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कि जो डेटा कनेक्टिविटी पहले केवल 5000 किलोमीटर की हुआ करती थी, आज 6 लाख किलोमीटर बना है। आज उससे UPI आगे बढ़ा है, कोविन ऐप जैसे हम लोगों ने इनोवेशन किए। आज जैम ट्रिनिटी से पैसा खातों में जाता है। तो जो प्रधानमंत्री कहते थे एक समय पर कि 85% पैसा लीक होता है, 40 लाख करोड़ सामाजिक जन कल्याण के गरीबों तक पहुंचे बिना वेस्टेज के, और आत्मनिर्भर हुए। आत्मनिर्भरता में हमने देखा है कि कैसे 23,000 करोड़ के डिफेंस आज एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते। और हमने एम्प्लॉयमेंट भी, RBI हो, SBI हो या बाकी रिपोर्ट्स हो, दिखाती है कि हमने किस प्रकार से राउंड भी मिलेगा। आप अभय दुबे जी, आप बोलना शुरू करिए। फॉर्मूले पे हमने काम किया। बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं इस सरकार की, जिसकी हम लोग चर्चा अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी हमले के बाद हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करते थे। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और ये सच्चाई है कि राजीव जी ने कहा था कि पैसा जो हम बेचते हैं वो पहुंचता नहीं है 90 पैसा 1 रुपए में। ऐसे में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें पैसा सीधा आपके अकाउंट में जा रहा है, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या ये बड़ी उपलब्धियां नहीं है जिस पर आपकी सरकारों ने काम नहीं किया? अंजना जी, इस बात से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सहमत हूँ कि हम सब लोग इस बात से व्यथित हैं जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ। मगर हमारे गृह मंत्री जी का ये बयान भी मैं उसको उचित नहीं ठहराऊंगा, या यूं कहूं कि गैर जिम्मेदाराना है कि वो कहते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट रोके नहीं जा सकते, जबकि हमारे एविएशन मिनिस्टर ये ट्वीट करते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच DGCA के एक्ट के तहत प्रारंभ कर दी है। अमेरिका भी उस जांच में सहयोग प्रदान करेगा, और उस जांच के निष्कर्षों से हम भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोक पाएंगे। तो एक तरफ एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रोक पाएंगे, दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। मैं इस बात से व्यथित हूं। आज जब हम इस बहस को यहां प्रारंभ कर रहे हैं, मोदी सरकार के 11 साल, याद कीजिए जब मोदी सरकार ने पिछले वर्ष आज इसी वक्त जब शपथ ली थी, तब क्या हुआ था? रियासी में एक आतंकवादी हमला हुआ। हमारे तीर्थयात्री 50 यात्रियों से भरी हुई बस जम्मू में तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही थी, तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ड्राइवर और कंडक्टर के सिर में गोलियां लगी, 9 लोगों की हत्या कर दी। वो तो बस खाई में गिर गई, और 40 लोगों के सीने पर गोलियां लगी, वो बच गए, नहीं तो ये पहलगाम से भी बड़ा आतंकी हमला था। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए। मैं पूछना चाहता हूं देश के युवाओं से, क्या इन 10 वर्षों में आपको रोजगार के अवसर मिले?
अगर मिले हो तो बताइए, एक युवा को अगर रोजगार का अवसर मिला हो तो बताइएगा। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको फसलों के दाम मिले? फसलों के दाम मांगने पर लखीमपुर खीरी में आपको बस से रौंद कर मार डाला गया। एक एनआरआई शरद मराठे के कहने पर 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए आपकी आमदनी छीनने के लिए। जब किसान भाई दिल्ली के दरवाजे पर आए तो पहले तो करनाल से लेकर दिल्ली तक उनका सर लहूलुहान कर दिया। 700 किसानों ने अपनी आत्महत्या की, शहादत किसानों की हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटियों के साथ न्याय हुआ? हमारी देश का गौरव गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तिल कर तड़पा तड़पा कर मारा गया। उनका सिर्फ अनुरोध यह था कि उन्हें न्याय चाहिए। मणिपुर से लेकर पूरे समूचे देश में, मणिपुर से लेकर देश में सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक दिया गया। अगर इतनी उपलब्धियां होती तो ये शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री जी नहीं करते। इन्होंने कहा कि हमने मुद्रा के लोन की उपलब्धता कराई। 90% मुद्रा के लोन इस देश शिशु कैटेगरी के हैं, आप जाकर उसकी तस्दीक कर लीजिएगा। इस देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि मैं सारे लोगों को जिनके आवास नहीं है 2022 तक आवास दूंगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहती रही प्रधानमंत्री जी 1,20,000 रुपए में मकान नहीं मिलते। आपका योगदान सिर्फ 70,000 रुपए बाकी राज्यों को देने होते हैं, एक नहीं सुनी। इस देश का किसान कहता रहा कि 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, कृषि मंत्रालय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को 2017 से कह रहे हैं कि आप इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए कृषि यंत्रों पर से, खाद पर से, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं जून 2024 के पहले का आपका कोई लाइव निकाल लूं ना, आपने यही बातें कही थी। आप 99 पर अटक गए, ये 240 पहुंच गए। इस पर तो कांग्रेस को बताना होगा ना। यही बातें यूरिया से लेकर आतंकी हमले, ये सब कुछ आप तब भी कह रहे थे। आपको कांग्रेस पार्टी का क्या रोड मैप है? इतने युवा है, इसी मौका का फायदा उठाइए। बताइए आपके पास क्या रोड मैप है? कौन सी वो 2 ऐसे काम आप करेंगे? मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको फिर से टाइम दे रही हूँ, लेकिन 1 मिनट में बोलना होगा। 2 काम। राहुल गांधी, ये लोग क्यों वोट करें? राहुल गांधी जी ने कहा इस देश की बैकबोन जो है वो है इस देश का एमएसएमई, इस देश का असंगठित क्षेत्र, जिसको खत्म कर दिया मोदी सरकार ने नियोजित तरीके से। नोटबंदी देखिए ना, तो आप क्या करेंगे वो बताइए ना सर। वही बता रहे हैं कि उनको रिवाइव करना होगा। हमने कहा था कि पहली नौकरी पक्की, मोदी जी ने वादा किया पिछले, क्योंकि यू टर्न लेने की मोदी जी को आदत है, राहुल गांधी जी के दबाव में आए, सरेंडर किया और इस बजट में घोषणा की, पिछले बजट में, कि हम हर प्रत्येक युवा को जो पहली नौकरी पक्की है उसका प्रॉमिस करते हैं। लेकिन कितने लोगों को दिया? वो 3 लोग यहाँ पर खड़े। मलुक नागर जी, देखिए, जो अभी इन्होंने फिर कह दिया मोदी जी ने सरेंडर किया, इन्हें सरेंडर पाकिस्तान ने किया है और इनको सरेंडर अभी भी मोदी, नरेंद्र सरेंडर, फिर सरेंडर दिख रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट है क्या पार्लियामेंट्री कमेटी की? मैंने स्टैंडिंग कमेटी में देश के सांसद रहते हुए काम किया है। जो ये अभी अंजना जी ने पूछा 2 बात बता दो, ये 2 बात बता नहीं पाए। इनकी टेप रिकॉर्ड वही चुनाव से पहले बजी, वही अब बज रही है, और ये 99 100 को भी टच नहीं कर पाए, वहीं रह गए बेचारे, वहां के वहीं खड़े रह गए। और इसमें ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कंफ्यूजन में है। 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बना, कंफ्यूज। नेता सदन राष्ट्र की पत्नी कहता था महामहिम राष्ट्रपति को, कंफ्यूज। खड़गे साहब जिस दिन उन्होंने अध्यक्ष बनाए, सनातन धर्म के खिलाफ बोले, कंफ्यूज। कुंभ में डुबकी लगाने से क्या होगा, कंफ्यूज। छुटपुट हमले हुए, कंफ्यूज। अरे ये सीधी सी बात है, ऐसे बयान देने बंद करो और सुझाव दो। जो विपक्ष का काम है कि देश की सरकार को ये काम करना चाहिए, तो कुछ बेड़ा पार हो सकता है, इससे भी बुरी स्थिति होगी। चलिए, मैं वापस नहीं आऊंगी। अनुराग जी, जल्दी से आप मोर्चा संभालिए। देखिए, आपने सब कोशिशें की। 24 के पहले आप लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर मैं अब देख रही हूँ कि डिफरेंसेस खुल के नजर आ रहे हैं, जहां पर आप लोग सीधा प्रधानमंत्री को लेकर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। ये तो सीधा नरेंद्र सरेंडर तक पहुंच गए हैं। सवाल है कि कैसे, अगर आपको बीजेपी को हराना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब? आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने, लेकिन उससे आगे का क्या? आपके पास तो खाली यूपी है। देखिए, हमारे साथियों ने भी कहा, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो हमारे साथी प्लेन क्रैश में जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार को प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, और जो लोग नहीं हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। सवाल ये, अंजना जी, आपने कहा तो मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े, दावे
झूठे हैं या आंकड़े झूठे हैं या दावे किताबी हैं। ये सब दावा जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। कोरोना काल आया, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो गई। जिस देश में ऑक्सीजन समय से ना मिल पाए और हमारी मौत हो जाए, फिर आप कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। आपने नोटबंदी की और आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद देश का ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने शिद्दत से नोटबंदी को एक्सेप्ट किया, लाइन में लगे, मौतें भी हुई, लेकिन आतंकवाद तो नहीं ख़त्म हुआ। आपने कहा था हम आएंगे, किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? किसान को अपनी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उन्हें धरना देना पड़ता है। आपने कहा था हम जब आएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा और देश से काला धन खत्म हो जाएगा। आज भी काला धन खूब धनाधन मिलता है, किसी के यहाँ भी छापा डलता है, 200 करोड़ काला धन मिल जाता है। और काला धन जो हमारा बाहर गया था, जो लेके गए थे, जिनको वापस लेके आना था, अब तक नहीं आया। 4 लाख अभी पद खाली पड़े हैं केंद्र में, 4 लाख पद जिनको आप भर नहीं पाए। अगर 4 लाख पद भर देते तो क्या बात थी। अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो 127 देशों में हम 105 नंबर पे हैं। ये हालत है। मेक इन इंडिया की बात करते थे, आज मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसके बावजूद भी चाइना से हमारा व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। आज 83 बिलियन डॉलर हमारा व्यापार घाटा है चाइना से। तो आप कहाँ पे मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे? अगर अंजना जी की रिपोर्ट आपकी मैंने देखी, अगर उस पर हम विश्वास कर लें तो आप बताइए, 2008 में आप कहते थे कि कच्चे तेल की कीमत 34.5 रुपये थी, तब डीजल पेट्रोल 52 रुपये मिलता था। आज कच्चे तेल की उसमें कच्चे तेल की कीमत 37 रुपये थी, 37 रुपये थी। सुन लीजिए, नहीं रिकॉर्डर उनका भी वही चलता है, उनका भी वही रिकॉर्डर चलता है। किसी की बातें बोलते रहते, नहीं क्या नया बोला, नहीं क्या नया बोला बताइए, नहीं नया बताइए क्या बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिर्फ वही गुणगान करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, एक ही जगह तो बोलते हैं। हम उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, कच्चे तेल की कीमत जब 37 रुपये थी तब यहाँ पेट्रोल डीजल 52 रुपये मिल रहा था। आज कच्चे तेल की कीमत मार्केट में 34 रुपये, 34.5 रुपये, अब 100 रुपये मिल रहा है। तो क्या सवाल नहीं पूछा जाए उनसे? बताइए आप कहेंगे क्या घिसा डॉलर किसी को सही बातें कर रहे हैं? अरे हम रोजगार मांगते जनता के लिए, किसी की सही बात है। अगर हम हेल्थ व्यवस्था की बात करते हैं, किसी की सही बात है। अगर आप अपनी पार्टी की सोच और रोड मैप लोगों के बीच में रखेंगे कि ये नहीं कर पाए, हम ऐसे करके तो तभी हमने रखा है शायद जनता आपको चुने। अंजना जी हमने रखा तभी तो हमें 43 सीटें मिली हैं। अरे अंजना जी हमने रखा तभी तो 43 आई, उनको 33 आई उत्तर प्रदेश के अंदर में। कैसे घटाएंगे आप कीमत? आप बताइए कि कैसे घटाएंगे कीमत? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूंगा। अरे हम जब सरकार में थे, आज फिर बोल रहा हूँ मैं, हम जब सरकार में थे हम मेट्रो लेके आए थे। आज भी कहते हैं हम जब सरकार में आएंगे तो गाँव-गाँव में स्टेडियम बनाएंगे, मिनी स्टेडियम बनाएंगे, जिससे बच्चों का स्पोर्ट्स जो उनकी क्वालिटी है बाहर निकल के आए। आप क्यों क्या करना चाहते हैं? हमने एक्सप्रेसवे बनाया था, हम आए थे तो हमने स्टेडियम बनाए। आज भी आज देखिए इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जो स्टेडियम हमने बनाए हैं। आपने क्या एक स्टेडियम बनाया जब से आपकी सरकार आई है? आपने एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई क्या जब से आपकी सरकार आई है? हम कहते हैं हम आएंगे तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिससे लोगों की एजुकेशन और बेहतर होगी। आप बताइए। देखिए ऐसा है, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए पूरे देश के लिए। वो ये लोग नहीं लाए थे, जो सत्ता में थे नहीं लाए थे। हमने जातिगत जनगणना अनाउंस की है, जो 1931 के बाद कई सरकारें आई और कांग्रेस तो 70 साल रही, नहीं लेके आए, पहली बार लेके आए। हम जीएसटी लेके आए जिससे स्टेट और सेंटर को बकायदा पैसा डिवाइड करता है, और इस बार तो 2,43,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ये टारगेट इकोनॉमी में हमने देश को चौथे नंबर पे ले आए विश्व में, इकोनॉमी सबसे चौथे नंबर पे हम लेके आए। उसके बाद प्रति व्यक्ति आए, जो कभी 2004 में 70,000 रुपए हुआ करती थी, अब है 2,43,000। ये विश्व में कहीं नहीं होता कि 34 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, 12 किलोमीटर रेल की पटरी रोज बिछती है, 8 नए एयरपोर्ट रोज बनते। ये पूरी लिस्ट बढ़ी हुई है और इसको मैं कहता हूं समावेशी विकास है। किसान का भी हित है, उसको 4 लाख करोड़ रुपया अब तक जा चुका है। जब किसान की बात करते हैं तो छोटे किसान की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, उनको पेंशन हमने देने की व्यवस्था की, आयुष्मान योजना लाके दी। मतलब हम ये कह रहे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इस सरकार ने 11 साल में नहीं किया है। ये 2-4 कमियां गिराते हैं, लेकिन हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने 100% काम कर दिया। हमने आतंकवाद जैसी समस्या को निपटाने की पूरी कोशिश की, और अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, कितना कामयाब है। लेकिन ये उसमें भी मीन मेक निकालते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, देश को गुमराह करेंगे। उसका रिजल्ट क्या है कि सीटें बढ़ती नहीं है इनकी, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। ये हो गया। वाजपेयी साहब, देखिए मैं गंभीर बात, बिल्कुल गंभीर बात करना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बात हुई, पूरे देश से इस सरकार ने कहा कि प्रश्न मत पूछिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। क्यों प्रधानमंत्री जी प्रश्न नहीं पूछे?
ये देश पूछना चाहता है, क्योंकि आपकी प्रिपेयर्डनेस जो है वॉर के लिए वो क्या है। हमारे कितने विमान गिरे प्रधानमंत्री जी? तो सीडीएस ने विदेश की भूमि पर जाकर कहा कि हाँ नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी कहा उन्होंने साथ में कि 2 दिन तक ऑपरेशन नहीं था, जो टेक्निकल भूल थी हमने उसको सुधार दिया। और ये हमारे डीजीएमओ ने कहा कि वो जो पायलट्स थे वो सेफ हैं। इसका अर्थ है विमान सेफ नहीं है, पायलट सेफ है। तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए, क्या पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे विमानों पर वार किया है? क्या प्रधानमंत्री जी उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का ऐसा इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने चीन के C-15 और C-10 मिसाइल के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हमको नुकसान हुआ? प्रधानमंत्री जी ये हमको जानने का अधिकार है, क्योंकि हमारे एयर चीफ मार्शल ने आकर कहा, हमारे एयर चीफ मार्शल ने सबके सामने आकर कहा कि कोई भी प्रोक्योरमेंट समय पर पूरा नहीं हुआ। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1,72,000 करोड़ रुपए हो जाना। ऑपरेशन सिंदूर पर विमान आपको जानना है, वो बता रहे हैं, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि सिंदूर पर भी अब सियासत, इनके नेता तो कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, एक कह रहा है कि सरेंडर हो गया, एक कह रहा है कि फेलियर हो गया। अभी कल नाना पटोले जी का बयान आया है कि ये वीडियो गेम की तरह था। मतलब कि सेना का अपमान यही पाकिस्तान और कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क का गुंडा कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट में भी सबूत मांगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया। और जहां तक सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ऐसा युद्ध या एक्शन होता है जहां पर हमारी सेना जब जाती है तो इस प्रकार से पहली बार न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर 19 बेस नहीं, अब तो आ गया कि 28 बेस मारा। अरे बाकी सब छोड़ो, शहबाज शरीफ ने 1 नहीं 2 बार बोला कि फज्र की नमाज से पहले हमला हो गया, परंतु इनको ना हमारे डीजीएमओ पर भरोसा है, ना भारत की सेना पे भरोसा है, ना इनको किसी और पर भरोसा है। केवल और केवल सेना के मनोबल पर चोट करनी है। दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, अभय जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मैं कहता हूँ इनको, 26/11 के बाद आपने क्या किया? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, बलूचिस्तान में हमारा आतंकी हमलों में हाथ है ये कहकर आ गए, और सियाचिन देने की तैयारी में थे ये लोग 26/11 के बाद। और अभी भी आपको पता होगा कि नक्सलिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कि 85% नक्सलिज्म समाप्त हो चुका है, बस्तर में भी समाप्त हो चुका है, तो इनके नेता बोलते हैं कि नक्सलियों को मत मारो। ये लेफ्ट ने भी बोला और इनके तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला। दूसरी बात जो अनुराग जी ने की, अनुराग जी ने, अच्छा है चलिए एक बात मानी कि इनको 24 में हमसे ज्यादा यूपी में सीटें आई, इनके बगल वाले तो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो ठीक है ना, संस्थाओं पर चयनात्मक रूप से सवाल उठाएंगे, मतलब सीटें ज्यादा आई तो संस्था ठीक है, और जब सीटें नहीं आती है, महाराष्ट्र हरियाणा में हार जाते हैं तो संस्था खराब। 10 सेकंड और जल्दी। आखिरी में देखिए, हम लोग एक चीज बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं अंजना जी, और ये मेरी आपसे छोटी सी शिकायत है। मोदी तो हर साल और हर इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ये राहुल का रिपोर्ट कार्ड भी तो हम पढ़े। 90 चुनाव हारे, तीसरी बार 100 सीट नहीं ला पाए, महाराष्ट्र में 11 साल से बाहर, गुजरात में 95 से बाहर, मध्य प्रदेश में 20 साल से बाहर, असम में 10 साल से बाहर, त्रिपुरा में 32 साल से बाहर, नागालैंड में 22 साल से बाहर, ओडिशा में 25 साल से बाहर। लंगड़ा घोड़ा है, बारात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर दूसरी ओर मोदी जी, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभय जी मैं डेकोरम मेंटेन कर रहा हूँ डिबेट का। और दूसरी तरफ मोदी जी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार, हरियाणा में तीसरी बार सरकार, गुजरात में 95 से सरकार, गोवा में तीसरी बार सरकार, यूपी में दूसरी बार सरकार, असम में 2 बार। 10 सेकंड हो गए, अब यहाँ का झूठ मत बोलो, 10 सेकंड हो गए, यहाँ ना झूठ बोलो। सवाल ये है कि आपने कहा सेना, देश को सेना पे गर्व है, विपक्ष या सत्ता पक्ष, आप भी यही कह रहे हो ना, हम भी लगातार यही कह रहे हैं, देश की सेना पे सबको गर्व है, सेना ने 100 किलोमीटर घुस के मारा है। और विदेश की धरती पे जब विपक्ष के, जो आप कहते हो कि कांग्रेस के सांसद, समाजवादी के सांसद, इनके सांसद, मैंने कहा विदेश की धरती पे हम जो सांसद गए थे वो भारतीय थे, किसी दल के नहीं थे, और विदेश की धरती पे जाके भारतीय सांसदों ने देश का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। लेकिन आपके नेताओं ने क्या किया? आपके नेताओं ने इस देश के अंदर में रह के क्या किया? विजय शाह ने क्या किया? आप अभी आर्मी की बात कर रहे थे ना, सेना की सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। किसने बोला? पठानिया, इनके एक विधायक है उधमपुर के, वो क्या कहते हैं, एयरफोर्स को नालायक बता रहे थे वो, उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? रवि कुमार इनके एक हैं, एमएलसी हैं कर्नाटका में, वो कह रहे हैं, एक हमारी आईएएस ऑफिसर को कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान होने का उनको अंदेशा जता रहे हैं। और यहाँ भी नहीं रुकते हैं, इनके एक जाखड़ा जी राज्यसभा में, वो जाखड़ा जी कह रहे हैं कि जो बहना, जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा पहलगांव में, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आपके नेता तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको हमें बोलने में भी शर्म आती है। और आप कौन से एग्जाम्पल लेके आओगे?
आप एग्जांपल लगाओगे, जो हमारे आपके बीच में कोई बात होती है उसको लाके कोट करोगे बार बार। लेकिन आप बताइए, सेना का अपमान किसने किया, वीरांगनाओं का अपमान किसने किया? आपके नेताओं ने। लेकिन आज भी आपका नेता आपकी पार्टी में बना हुआ है, उसको पार्टी तक से नहीं निकाल पाते आप। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहेंगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है। अरे पार्टी तो आपकी है, निकाल दो पार्टी से, कोर्ट जब तय करेगा तब करेगा। एक तो अनुराग भाई, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बात करें, नया नॉर्मल है डिबेट का। मैं 2 वाक्यों में अपना जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं तो स्वयं मानता हूं अनुराग जी, जो हमारे सांसद गए, देश के सांसद थे, ना वो आतंकियों की तरह घूम रहे थे, ना वो सुपर प्रवक्ता थे। पर कुछ लोगों ने, सुन लीजिए ना, आतंकी भी कहा, और कुछ लोगों ने क्योंकि देश को प्रथम रखा तो उनको सुपर प्रवक्ता। दूसरी बात, मैं आपको कहता हूं बीजेपी की ओर से, जो कार्रवाई रामगोपाल यादव पे आप तय करो वो विजय शाह पर तय कर देते। चलिए, आप बोले रामगोपाल यादव गलत थे, एक बात तो बोलिए, मैं तो बोलता हूँ विजय शाह गलत। जवाब ले लो, 2 सेकंड का जवाब। 1 सेकंड, आप सरकार है, आप विपक्ष से चाहते हैं कि वो जवाब नहीं दे। अरे साहब, वो मंत्री हैं, विजय शाह मंत्री हैं। अंजना जी, कैसी बात कर रहे हैं? अंजना जी 1 सेकंड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, आपने मेरे बयान को समझा ही नहीं। अंजना जी, प्रोसीजरल एक्शन और मॉरल एक्शन, प्रोसीजरल एक्शन जो होना होता रहेगा, मॉरली हम इसके साथ नहीं खड़े। क्या वो कह सकते हैं रामगोपाल यादव जी के स्टेटमेंट पे? 2 सेकंड का जवाब। मतलब आप और कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है? अंजना जी, आप मुझे पैराफ्रेज मत कीजिए। शहजाद जी, मैं करूंगी पैराफ्रेज, मैं करूंगी और सवाल पूछूंगी। मतलब अगर आप, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ मिस्टर शहजाद, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज मत कीजिए। बट जब आप एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं साहब? मैं फिर से 10 सेकंड लेकर, ये तो इनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में ही तो जन्म हुआ है। ये कहां से एक्शन लेंगे? अमित शाह साहब वेस्ट बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ, आप ही डिबेट कंडक्ट कर लीजिए। अंजना जी, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सवाल उनसे पूछ रही हूँ, आप बोलने लगे, ऐसे लिखने लगे, प्लीज सर। अंजना जी देखिए, ऐसे है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि एज ए पार्टी हम इन बयानों का कतई समर्थन नहीं करते। सुनिए मेरी बात पूरी, सुनिए। इसीलिए हम इसको, सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये करेज ऑफ कन्विक्शन है कि उनके गलत को गलत बोलूं। अब मैं एक ही बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सड़क का गुंडा बोलने वाले, खून की दलाली बोलने वाले, सेना को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, और पुलवामा पर वोट के लिए किया गया रामगोपाल यादव सीरियल ऑफेंडर है, उन पर आपने कम से कम खंडन तो करना चाहिए। बस इतना मैं पूछ रहा हूँ। 2 सेकंड में देखिए, आपने बोला आप अपनी नेता को पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो आर्मी को गाली दे रहा है, आर्मी का असम्मान कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा, उसको पार्टी से नहीं निकाल पा रहे। क्या कह रहे हैं? मैं खंडन कर रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ। बताइए आप, हमारी बहनों का 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, उनके नेता को पार्टी से निकाल, खंडन कर रहे हैं। अब आदरणीय रामगोपाल जी की बात बोलो, चलो रामगोपाल जी की बात कर लीजिए। आदरणीय रामगोपाल जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सूफिया कुरैशी जी इस देश की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, उनको सही ठहरा रहे हैं, आप उनको सही ठहरा रहे हैं। सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला। अंजना जी, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला है। अब सुन तो लीजिए, अरे थोड़ा तो आंखों में पानी रखिए, इस देश के संविधान के अनुसार किसी को भी जाति सूचक शब्द, अरे मैंने बोला नहीं, 2 सेकंड का मामला है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, हल्ला गाड़ी रुको, 1 मिनट, हो गया, हल्ला रुक जाओ, अरे हल्ला गाड़ी रुक जाओ भैया। अरे देखिए, आपने बोला आदरणीय रामगोपाल जी, उन्होंने क्या बोला? सूफिया कुरैशी जी को जाति सूचक शब्द बोला, तो आप मिसलीड कर रहे हैं। 2 सेकंड बोलने दीजिए, मिसलीड कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बोला सूफिया कुरैशी जी को, जिस तरह से इन्होंने बोला कि आतंकवादी की बहन है क्योंकि वो एक विशेष धर्म से आती है, इसी तरह से अगर इनको पता चल जाता, सुनिए, इस तरह इनको पता चल जाता कि दूसरे अधिकारी भी किस जाति से धर्म से, ये उनके लिए भी कुछ कहते। जाति होना कोई अपमान, जाति का नाम लेके अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना जाति सूचक का अपमान में आता है। किसी जाति होना, किसी की जाति अपमान सूचक नहीं है। हमें खुद से महसूस होता है कि कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई पंडित है, कोई दलित है। दिखाइए मिस्टर भदौरिया, सच्चाई तो ये है, सच्चाई है कि आप में भी हिम्मत नहीं है। एक सेकंड, जाति होना गर्व की बात है। हम तो फर्क से कहते हैं कि मैं भाई हम भदौरिया है, क्या दिक्कत है? कोई पंडित है, कोई यादव है, कोई दलित है, आप उसको जोड़ोगे सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन से जोड़ोगे तो गलत लेके घूमते हैं, गलत है। जो धूल वो जनता की आंखों में झोंकते हैं। कोई नहीं, हम तो सच्चाई सच बोल सिर्फ रहे हैं। इतनी है मिस्टर भदौरिया कि
कि आप में भी हिम्मत नहीं है उस शब्द को दोहराने की। सच बोल रहा हूँ, दोहरा के सुनाइए हिम्मत फिर। नहीं है, मैं तो वो जाति सूचक शब्द क्या बोल सकते हैं? जाति का नाम लेके अपमान तरीके से इस्तेमाल करना जाति सूचक होता है। बहुत आप गलत। दिखा दीजिए मुझे बहुत कहाँ गलत। संविधान में है? Shameful, sir. गलत बोल रहे हैं आप। Shameful. जाति का नाम लेके अपमान करना Shameful जाति की आप सूचक डिबेट होता कर रहे हैं। I'm है। very अंजना जी, sorry, sir. जाति का नाम लेके मत अपमान लीजिएगा। तरीके से जाति का नाम लेना आप ले ये सकते हैं वो जाति शब्द। सूचक होता है। आप बोल सकते हैं वो शब्द। क्या बोलिएगा वो शब्द जो उन्होंने कहा था, दोहरा के दिखाइए। मैं बता रहा हूँ, हिम्मत नहीं है आप में। सुन तो लीजिए, जाति क्योंकि सूचक आप पर भी नाम केस हो लेके जाएगा। अपमान तरीके से इस्तेमाल देखिए करना देखिए, वो जाति सूचक में आता है। किसी- आप तोड़िए मोड़िए मत बात को। मत कीजिए, मैं कह रही हूँ, वाले माफी तोड़ते मांग मरोड़ते लीजिए। बातों को है। मैं कह रही हूँ माफी किसी मांग भी लीजिए। प्रदेश में जब बोला है गलत तो माफी किस बात पे? मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो दिया है, उन्होंने बोला कि हम इनको उसके पता चल समर्थक जाता नहीं है तो है, उनको भी बोलते। वो गलत हो सकता है, लेकिन क्या आप ये बताओगे कि राम गोपाल जी को ये बोला? अच्छा संविधान बताओ, के क्या बोला? अनुसार क्या क्या बोला ये ये बता अधिकार दो। है कि वो किसी अंजना जी, दलित पूछ लो क्या को बोला? जाति सूचक शब्द से बोल सकता है? क्या अरे बोला है? माफी मांग लो, बच जाओगे। अरे अभी क्या भी। बोला ये बताओ ना तुमने पहले। गलत काम करा। हमें रटी रटाई बातें तुम्हें बोल रहे हो। पता है अरे क्या बोला क्या है तो है? बताओ। मैं संविधान के अनुसार सबको बोला नहीं क्या है बता बताओ। सकता। दलितों की पता इज्जत तो है नहीं क्या बोला है। अरे देखिए ना, खाली राम गोपाल की बात नहीं है। ये जो खाली तुमसे राम अभी गोपाल प्रश्न की पूछ बात रहे अरे हैं, क्या बोला अभी पहले तो अभी बताओ। सेनाओं में प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान आ अभी गया, ये नहीं कह पाकिस्तान रहे से हैं बड़ा प्यार कि है। पाकिस्तान हमारे बार बार देश आ में जाता है। कहाँ ये हमारा? पाकिस्तान का क्या ये लेना कह देना? रहे हैं, बात हमारी आपकी हो रही, पाकिस्तान में कहाँ पहुंच गए आप? हमारा? आपके मानसिकता में इनको क्यों ना पाकिस्तान इनको घुसा हुआ है क्या? पाकिस्तानी कहते हैं? पाकिस्तान के नाम पर रोटी खा के हो गया? हमारा देश का एक मुसलमान गुरुजी, पाकिस्तान को गुरुजी, हराना प्लीज, चाहता था। प्लीज। एक इससे मुसलमान वाजपेयी। देश का देखिए। पाकिस्तान को हराना चाहता था, और ये वाजपेयी। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। देखिए, खाली राम गोपाल ने अपशब्द नहीं गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया? उन्होंने सेना का अपमान किया। क्या? उन्होंने कहा जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। ये क्या है? ये किसके बयान है? अब मैं बोलूं? लेंगे एक्शन उसके खिलाफ? क्या क्या अखिलेश पार्टी के प्रेसिडेंट है आपके? अगर वो ये बोल रहे हैं तो इसका क्या डिफेंस है जवाब आपके दे पास? दूं मैं? देखिए, इस तरह की बातें न करिए। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ये बिल्कुल आपको है। समझना होगा। बिल्कुल है। आपने कहा क्या कि ये टूरिज्म पे जा रहे हैं सांसद का डेलीगेशन, एक तरफ तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ कंडेम कर रहे हो। किस बात का पोस्टमार्टम जवाब कर रहे हो? दे दो, जवाब दे दो, किस किसने बोला? बात का किसने बोला? पोस्टमार्टम कर जो रहे हो? सांसद जब आप रहे ये हैं, कह रहे हो कि किसने सेना बोला? का पराक्रम है, किसने तो बोला? सेना के जयराम पीछे रमेश ने राजनीतिक कहा। शक्ति वाजपेयी जी होती है कि नहीं खड़े होती? होके। जो जयराम राजनीतिक रमेश और शक्ति होती है कि संजय नहीं कुछ भी होती? बोलने से नहीं होता है। अच्छा, 1971 में अबे क्या जी- हुआ था? एक मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क। अबे जी, देखिए, मैं गंभीर सवाल खड़े करना नहीं, चाहता गंभीर हूं। सवाल में एक सवाल मेरा भी है, थोड़ा सा हाँ, सुन लीजिएगा, उसका बिल्कुल। जवाब जरूर दीजिएगा। कितना प्लेन गिरा, ये जानने की जल्दबाजी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इतनी क्यों है? क्योंकि ये सवाल ना समाजवादी विपक्ष के तमाम नेता भी नहीं पूछ रहे। मतलब पाकिस्तान की जय जयकार करनी है ये क्या? पाकिस्तान अब एक की सेकंड सर, द आर्मी विल चूज व्हेन इट वांट्स टू रिस्पोंड। क्या बात करते हैं आप? ये पाकिस्तान की जय जयकार कैसे हो गई? अभी गलत बात है। अभी मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं। बताइए, पाकिस्तान की जय जयकार कैसे हो गई? अरे कैसे नहीं हो गई? देखिए, यूक्रेन ने रशिया देश पर के हमला जहाज किया, गिरे। ये रशिया पूछो ने पाकिस्तान स्वीकार को किया भारत कि ने कितना कहाँ विमानों का मारा? नुकसान हुआ। हमारे देश की आप सेनाओं ने कहाँ मारा? इजराइल और ये क्यों ईरान नहीं में पूछते दोनों हो? accept अगर करते तुम हैं। ये पूछो क्योंकि हमारे लोग कहाँ अगर मरे, हमको तो तुम पाकिस्तान modernization की भाषा करना है, बोल तो रहे एक हो। बेसिक चीज है। मैं एक बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ। जो हमारा अमेरिका ने आज क्या किया है, आसिम मुनीर को चीफ गेस्ट बनाया है। उस 250 आप चले वर्ष गए उनकी प्लेन से, सेना मुझे के हो रहे बताइए ना सर, क्यों जानना है? चीन जो है वो एक नया ट्रिनिटी 5th जनरेशन के विमान पाकिस्तान को देने वाला है, एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। और जो जितने भी विश्व के देश हैं, आज एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें। जितने हमारे सांसद गए थे विदेश में, क्या यह कूटनीति की असफलता नहीं कि एक भी देश ने यह रिजोल्यूशन पास नहीं किया कि हाँ पाकिस्तान आतंकी देश है? किसी ने नहीं कहा, सबने पाकिस्तान को नवाजा। इस पर मैं सवाल उनसे पूछ लूंगी। प्लेन जानकर क्या करना है? मतलब लक्ष्य तो सबको समझ में आए, क्योंकि आर्मी अगर नहीं बता रही है, अगर सीडीएस ने भी विदेश में सवाल पूछने पर उसको अवॉइड किया, आपको नंबर क्यों जानना है? जरा हमें बताइए। नंबर इस देश के नागरिकों को जानना है। ये नंबर वो बताएगी आदमी सुनिए जब ना, उसका मन होगा। इसलिए छिपा रहे हैं कि मोदी सरकार की और मोदी जी की छवि खराब ना हो, सिर्फ इसलिए इस देश से छिपाया जा रहा है। हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस के लिए इस देश को तैयार, कौन सा ऐसा अवसर है जब छिपाया गया? बताइए। कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन बाद कमेटी बना दी गई, 3 दिन बाद कमेटी बनाकर उसकी जांच रिपोर्ट आ गई। शहजाद जी, देखिए, दूसरे देश क्या करते हैं अपने हित को देखते हुए वो छोड़ दो। हमारी सरकार ने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था। हमारे वो मोदी सरकार ने हटाया। छह क्रॉस अबे जी आप बॉर्डर बोल दीजिए, ऑपरेशन मैं नहीं किए बोलूंगा। हमने, 6। अबे जी, मैं ऐसे हमने समय 6 पर ऑपरेशन किए, अंजना जी लेकिन मेरी बारी थी। उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। आज आप भी नियम तोड़ रहे हैं सर, अच्छी बात है। अंजना जी, चाहे मुझे कम मौका मिले, चाहे मेरे प्रतिद्वंदी को लगे वो जीत गए, पर मैं डिबेट की मर्यादा नहीं खराब हो रहा है। मैंने ये नया अनुराग जी, नॉर्मल हम भी please, स्थापित करेंगे गुड बिहेवियर का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
मेरी बात में बीच में बोलना जल्दी बोलिए शहजाद जी। नहीं, मैं अपने समय से बोलूंगा। मैं बताता हूं आपको कि इनको क्यों जानकारी देनी है। क्योंकि बच्चों, आपको पता है 1974 में जब हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें मिली थी, तब इंदिरा जी पाकिस्तान को बताना चाहती थी पार्लियामेंट की चर्चा में। 94 में ये लोग ऐसे एग्रीमेंट को रेटिफाई कर गए कि भारत के ट्रूप मूवमेंट्स बताएंगे पाकिस्तान को। आप बताइए 71 युद्ध हुआ, उस समय पर भी 71 युद्ध में भी ऐसा तो नहीं है कि भारत की सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर वाजपेयी जी ने कभी सवाल ये नहीं खड़ा किया कि सेना का पराक्रम कैसा था। हमने उस समय की सरकार को भी और सेना को भी मजबूती से हमने समर्थन दिया। यही अंतर है इनमें और हम देश के साथ, ये परिवार ये सवाल ताली मत बजाइए, क्योंकि देश के साथ और परिवार के साथ वफादारी करना अलग है। के कान में जाकर कहा एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन कि मैं पक्ष से सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप बात किसानों की करते हैं तो जब आप बात किसानों की करते हैं तो किसानों ने 13 महीने तक सड़कों पर किया था, आंदोलन किया था और 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए थे। तो आपकी सरकार कहाँ थी उस टाइम? मैं आपके दोनों बिंदुओं का सवाल, एक सवाल में 2 बिंदु है, दोनों का जवाब देता हूं। पहले तो जो आपने कहा, हमने वो तीनों कानून वापस लिए। ये प्रधानमंत्री जी को डिक्टेटर बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस लिए। पर जिन कानूनों की बात कर रहे हैं ना, वो कानून केरला में लागू है, एपीएमसी नहीं है वहां पे। वो कानून इनके मैनिफेस्टो में है 2019 के, अभी तक माफी नहीं मांगी उसके लिए। अगर वो कानून लाना गलत था तो इनके मैनिफेस्टो से नहीं, हमने तो हटा दिया। और दूसरी बात इनकी बिंदु जो है कि उन्होंने कहा कि 700 किसानों की मृत्यु हुई। हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट से मांगा, खास करके पंजाब इनके पास है, इनके अलायंस के पास है, कि कितने किसान हमारे नहीं रहे, सॉरी मैं वो शब्द वापस देता हूँ, कितने किसान नहीं रहे, तो उन्होंने बोला 0। इनसे पूछे कितना आंकड़ा है। अब तीसरी बात, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके अंजना जी, मैं राज्यों से सूची मांगी गई थी, उन्होंने अगर नहीं दिया तो एक लास्ट पॉइंट जल्दी से पूरा कीजिए। लास्ट पॉइंट बच्चे को बताना चाहता हूँ। हम, आपको पता है देश का एग्रीकल्चरल बजट था 25,000 करोड़, मोदी जी के आने के बाद 1,25,000 करोड़ हुआ। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट जो इन्होंने धूल में भेज दी थी, हमने उसको लागू किया, 50% डाला। हमने जो व्हीट हो, राइस हो, सबका एमएसपी और उसका जो खरीदने का पैमाना बढ़ाया। और हमने किसानों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान निधि दी। इन्होंने किसानों को कर्नाटका में डंडे मारे, 1500 किसानों ने आत्महत्या की। नहीं चाहते मेरी बात है, इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर जा रहे हैं। अगले प्रश्न, एक सेकंड। मेरा प्रश्न विपक्ष से, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी ब्रूटल अटैक के, मतलब इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, अंडर ब्रूटल अटैक है। तो डेमोक्रेसी वहाँ होती है जहाँ पे लोगों के पास चॉइस होती है। आपकी पार्टी किसी भी मुद्दे के ऊपर सोल्यूशन नहीं देती, सिर्फ उसको, पक्ष को हर चीज़ में बोलती रहती है आप गलत कर रहे हो। जब आप हमें सोल्यूशन दोगे तभी तो यूथ चूज कर पाएगी आपको। समर्थन मूल्य का, डेमोक्रेसी को आप ही कमजोर कर रहे हैं। समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देंगे आते ही हम इस देश के एमएसएमई को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इस देश के छोटे और मझोले उद्योग जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 48% कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में 45% कंट्रीब्यूशन है, उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। इस देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अधिकार संपन्न करेंगे। आर्थिक और सामाजिक रूप से ये कांग्रेस पार्टी की साफ नीति है। जिनको सवाल पूछना है, आपको पूछना था? नहीं। मेरा सामान्य सा प्रश्न है विपक्ष से कि क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका यही रह गई है कि वो जो हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है उनका सिर्फ विरोध करते रहे, कि वो सिर्फ मोदी हैं? उनके 11 साल के कार्यकाल की कोई भी एक भी ऐसी उपलब्धि हो जिस पर आपने खुल करके समर्थन किया हो? कोई भी एक उपलब्धि आपके द्वारा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमारी जो ये यूथ है, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। भदौरिया जी को सवाल ये है कि अभी उस बच्चे ने पूछा था किसानों की मौतें हो गई, इन्होंने तबाह, क्या जो किसानों की मौतें हुई उनके परिवार को, किसी के बेटे को बाप दोबारा मिल जाएगा? बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूं, किसी के माँ को बेटा दोबारा मिल जाएगा जिन किसानों की मौतें हुई है? आपको बिल वापस आपने लिया क्योंकि विपक्ष आड़ा, विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ, तब जाके आपने बिल वापस लिया है। लेकिन जिन लोगों की किसानों की मौतें हो गई उनका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जिम्मेदार कौन होगा किसानों का? अरे इसको क्यों डांट रहे हैं? परिवार का एक व्यक्ति की मौत होती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। डांटिए मत, जवाब देना। छोटा सा एकदम 2 लाइन का रिबटल। 2 ही लाइन में बोल रहा हूँ।
वो कानून आज केरला में लागू है और 15 छोड़िए, किसानों ने मैं पूछ रहा हूं कर्नाटका उनका में परिवार आत्महत्या का की है। मैंने एक माँ को बेटा कैसे अंजना जी, मैं बीच मिलेगा? में नहीं बोलूंगा। अगर वो नहीं चाहते मैं नहीं बोलूं तो मैं बेटा छोड़ कैसे देता हूं। मिलेगा उस पे जवाब दे अनुराग दो जी, आप मुझे। नहीं चाहते मैं जवाब दूं? आप केरला बोल आप तो चुके मेरे हैं, बड़े भाई केरला हैं। बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूं एक मैं माँ अपना को बात- बेटा कैसे आप मुझे मिलेगा? भदौरिया मत जी। कीजिए, मुझे बोलने दीजिए जल्दी से। मैं बोल रहा हूं कि जो लोग चिंता कर रहे किसानों की, 1500 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में, एक मुंह से कर्नाटका शब्द नहीं चले गए। निकलता। ये है अनुराग भदौरिया। उसका कारण है ये है केंद्र अनुराग सरकार। भदौरिया। अगला सवाल सुनिए। मेरा सवाल अभय जी से है। सर, आपने ये कहा कि कोरोना काल में काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई जो है बिना ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें करोड़ों लोगों को वैक्सीन्स मिली और लोग सेफ भी रहे। और अभी भी कोरोना की एक नई वेव आने वाली है, उसके लिए मॉक ड्रिल्स चल रही है। ये राज्य ये देख रहे हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी सरकार को। कोई भी वो करें, कुछ भी मोदी काम- सरकार के आने से पहले 39 करोड़ वैक्सीन हर साल इस देश में मुफ्त में लगा करती थी। एक गंभीर सवाल खड़ा करता हूं वैक्सीन पर। यूके की अदालत में एफिडेविट दिया उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कि थ्रम्बोसाइटोपेनिया और थ्रम्बोसिस से हाँ इस वैक्सीन की वजह से लोग मरे, और उसी वक्त हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि इसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शोध नहीं करा के। लेकिन ये गंभीर सवाल अगर हम पूछते हैं तो वो जायज सवाल है और जनता के हित के सवाल हैं। जो इन्होंने केरला की बात की, केरला में वो कानून नहीं है क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2 में इन्होंने संशोधन। जल्दी से 2 लाइन। देखिए, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमको याद है कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हो या चाहे पोलियो का हो, 30-30 साल बाद आता था। आज देश ने 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई, तो ये मॉडर्ना और फाइजर के एक प्रचार करने लगे। दूसरी बात, इन्होंने बात की किसानों की और कास्ट सेंसस कर्नाटका में हो चुका है ना अंजना जी, मुझे जो लगता है सर्वे रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, और लास्ट बात, और लास्ट बात अंजना जी, मात्र अभय जी, मात्र 10 सेकंड, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला। 2 लाइन में अभय जी, ऐसा है कि होते आपने हिमाचल में 10 सेकंड, हिमाचल में आपने वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरी का, दूध खरीदेंगे 80 रुपए लीटर, 1500 रुपए महिलाओं को, 300 यूनिट बिजली फ्री, और डीजल के दाम घटाएंगे, 7 रुपए बढ़ा दिए, और वहां पे 100 रुपए लीटर दूध देंगे फार्मर्स को। कितना को करे? मैंने तो रिपोर्ट कार्ड गिना अपना पूरा, एक चीज गिना। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, जो आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप हिमाचल भाग जाते हो, केरला भाग जाते हो। अरे सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए कि आपने क्या किया इस युवाओं के रोजगार के लिए? आपने क्या किया? आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, तो आप उसको नहीं कांग्रेस से कंपेयर क्यों करते हो? 2011 की सेंसस की रिपोर्ट ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा किसान आंदोलन के बाद जब तीनों बिल वापस लिए तो मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अरे इसका मतलब क्या तुम चाहते नहीं थे कि किसानों का साथ छोड़ के बीजेपी की गोदी में बैठ गए? भड़का के उनकी किसानों की पार्टी से आने वाले आज की तारीख में किसानों का सम्मान नहीं कर पाए, चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर किसानों का सम्मान नहीं कर पाए। थर्ड आर्मी जो है लार्जेस्ट आर्मी है, प्रति व्यक्ति आय में इंक्रीमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट 3.5% है, ये सबसे कम रेट पे है, और स्वरोजगार का जो काम किया गया है उससे आदमी जॉब सीकर नहीं है, जॉब गिवर बन गया है। हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।